स्वागत है बच्चों आपका अध्ययन विद मी पर। और ये है पार्ट 3 वेक्टर एनालिसिस का। और मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से फिजिक्स में वेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। और फिजिक्स अगर हमें अच्छे से करनी है तो उसके लिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आ चुके हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको एडिशन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया था ऊपर पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आएगा आपको। क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम डेराइव नहीं करेंगे फिर से, क्योंकि इसके डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कैलकुलेट होके, है ना। तो इसीलिए मैंने ये डिटेल में थोड़ा करा दिया है। लेकिन अब चलते हैं सीधे सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते एक्चुअल में, उन्हें ऐड ही करते हैं। बट किस तरीके से ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लेट ए वेक्टर and B vector are the two vectors so their subtraction can be written as sum of vector A एंड वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या बोला मैंने कि कोई वेक्टर है, जैसे मुझे ए वेक्टर है एक और बी वेक्टर को मुझे माइनस करना है, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस करना है। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, देखो ए वेक्टर प्लस और माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो माइनस बी दिखा रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियोज़ में कि जो माइनस साइन होता है फिजिक्स में वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो वैल्यू से कोई इसका लेना देना नहीं है कि निगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, नहीं, बट वो डायरेक्शन से के पर्पज़ से माइनस लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसे थोड़ा यहाँ पर समझो कि किस तरीके से, सपोज़ करो एक पार्टिकल था यहाँ पर और ये था मेरा कोई वेक्टर। सपोज़ करो ये था ए वेक्टर, इधर ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा बी वेक्टर था। अब मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, तो देखो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में लिखा है ना मैंने। तो ए वेक्टर तो मेरा ये रहा, ए वेक्टर यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ये माइनस बी वेक्टर कैसे बनाऊँ, तो अगर मैं इस वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ, सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ में, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस वेक्टर को बोला जाएगा बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैंने क्या करा, बी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। तो जो ये अपोजिट एरो शो कर रहा है, जो डॉटेड एरो से बनाया मैंने, ये आपका निगेटिव बी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो इनका कुछ रिजल्टेंट निकल के आएगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से कुछ रिजल्टेंट निकल के आएगा। और ये वेक्टर जो होगा आपका, यही होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। मैं इसे आर वेक्टर लिख देता हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू आएगा आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये बेसिकली हमने क्या करा, ऐड कर दिया इसे, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा रिजल्टेंट वाले का ए वेक्टर के साथ, अब ये वाला एंगल अल्फा होगा, ठीक है। वहाँ क्या होता था पहले जब हमने ऐड किया था, तो ऐड में देखो कहाँ गया, एडिशन में, हाँ ये यहाँ पे देखो, ये जो ए वेक्टर था यहाँ पर, ये वाला ए वेक्टर और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर था। तो रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा था, तो वहाँ पर भी यही कराया मैंने कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला और उसके और ये जो ए वेक्टर है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एंगल होगा, ये पूरा एंगल माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ये थीटा होगा आपका, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो अब जो होगा इनका जो फॉर्मूला होगा, जैसे वहाँ पर क्या फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं, बट इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसेस लगेगी, बस इस बार नीचे वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की हमें। और एक हमने अल्फ़ा एंगल के लिए देखा था, अगर एंगल निकालने के लिए आ जाए तो हम tan अल्फ़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो वो होता था b sin थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे प्लस a प्लस बी कॉस थीटा होता था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो बस ये इतना सा थोड़ा चेंज आएगा, बाकी सब फॉर्मूला वही रहेगा। तो ये थोड़ी सी ईजी है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको ऐड ही कर रहे हैं, बट वो ऐड होके ऑटोमेटिकली माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारा
दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके भी हमें डिस्कस करने हैं, तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर not follow the commutative law। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ऊपर वाले करते थे कम्यूटेटिव लॉ को, लेकिन ये नहीं करेगा। आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आप नहीं लिख सकते, डज नॉट इक्वल टू रहेगा ये हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, आसान था ये वाला पॉइंट। अगला पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। किस तरीके से, देखो, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, तो आपने पहले इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर बाद में ए वेक्टर से घटाया, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन ऐसा ये नहीं हो सकता कि आपने ए माइनस बी वेक्टर को घटाया और फिर जो रिजल्टेंट आया उसमें से सी वेक्टर को आपने माइनस कर दिया, तो ये भी अलग वैल्यू ही निकल के आएगी हमेशा, तो ये भी फॉलो नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पे था, क्या था कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनके रिजल्टेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा। देखो, अब मान लो सपोज़ करो कोई ए वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, और कोई बी वेक्टर था उसका भी मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू बी के बराबर है, ठीक है। अब हमें सॉरी सेम मैग्नीट्यूड के हैं ना, तो दोनों को सेम ले लेते हैं, ए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना मैंने इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर की वैल्यू भी ए है और बी वेक्टर की भी वैल्यू ए है, तो रिजल्टेंट की क्या वैल्यू आती है हम निकाल के देखते हैं। तो इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो सपोज़ करो या डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, ऊपर अभी हमने लिखा था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब हमारा ए वेक्टर की वैल्यू भी ए ही है, बी वेक्टर की वैल्यू भी ए ही है, तो यहाँ पर ए की जगह तो ए ही रहेगा, बी की जगह भी ए ही रहेगा, और ये भी हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, और अब आप अगर देखें तो 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये अंडर रूट, ठीक है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी इस 1 को कैंसिल आउट करने के लिए। तो हम एक कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब आप कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर लगाओगे तो ये निकल के आएगा आपका 2a स्क्वायर, 1 तो 1 ही रहेगा, कॉस थीटा की जगह मैं लगाऊंगा 1, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वहाँ माइनस, बाहर माइनस है ना, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। तो 1 प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, और ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा रूट से, और अंदर बचेगा 2, और ये साथ में बचेगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब 2 जब 4 होता है तो 4 का 2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर पे से स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, तो ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अब इतना निकल के आया। जब आप दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उनका रिजल्टेंट कुछ इतना निकल के आएगा, ठीक है। और जब ऐड कर रहे थे इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को तो कितना निकल के आ रहा था, 2a कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर 2a साइन थीटा बाई 2 आ गया। जस्ट थोड़ा सा ही चेंज है, कॉस की जगह बस साइन हो गया है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक स्पेशल केस देखते हैं यहाँ पर। स्पेशल केस क्या, जो वहाँ पर भी देखा था हमने, एक स्पेशल केस
स्पेशल केस ये कि जो रिजल्टेंट है ये भी किसी तरह ए निकल के आ जाए हमारा। तो हम क्या करें ऐसा, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को 60 ले लूँ तो ज़रा रिजल्टेंट फाइंड करो। तो रिजल्टेंट कितना आएगा 2a, और ये हो जाएगा साइन 60/2, 2 से 60 30 टाइम्स कटेगा, और 2a साइन 30 होता है आपका 1/2, तो 2 से 2 भी कट गया, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी, उसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो यानी कि ये एक स्पेशल केस हो गया। तो यहाँ पर एक मैं नोट लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट को ध्यान से समझना कि इफ़ द subtraction of two unit vectors, if the subtraction of two unit vector is also a unit vector, then the angle between them is always 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर दो यूनिट वेक्टर हैं, आपने उनको सब्ट्रैक्ट किया और आंसर भी यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब उनके बीच जो एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 60 डिग्री का एंगल रहा होगा उनके बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, समझ सकते हो इन सब चीज़ों को। तो ये हमने निकाल लिया, कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, तीसरा वाला इंपॉर्टेंट था ज़्यादा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इफ़ टू वेक्टर्स, या ऐसे करके लिखते हैं, इफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, ऐसे लिखो, two vectors are equal in magnitude, then the angle between them is 90 डिग्री। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो अगर कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया और इनका कुछ वैल्यू निकाली, मतलब इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करा, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी किया और इनका भी रिजल्टेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, मोड का मतलब रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड या वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट की। अगर वो बराबर आ गई, ठीक है, मतलब प्लस करने पे और माइनस करने पे बराबर आ गई, तो जो एंगल होगा इनके बीच थीटा, वो हमेशा 90 डिग्री होगा ए और बी के बीच। ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हो, ये बहुत ही ईजी चीज़ है। जैसे मान लो एक वेक्टर बनाया मैंने ये, और एक वेक्टर बनाया मैंने ये, तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये हो गया मेरा बी वेक्टर। तो अब इनके बीच में एंगल मैंने 90 डिग्री पहले ही बना दिया। ठीक है, तो 90 डिग्री पे ज़रा वैल्यू चेक करो इनकी, करते हैं वैल्यू चेक और पता लगाते हैं। देखो 90 डिग्री है ना, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से निकल के आएगा इनका, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ पहले वाले के लिए, तो इसमें R1 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन का भी निकालना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे R1 लिख देता हूँ। तो R1 वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। तो cos 90 कर देंगे, क्योंकि एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बचेगा केवल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ज़रा R2 वेक्टर निकालते हैं, और R2 वेक्टर कैसे निकलेगा, तो हमें माइनस भी करना है। तो माइनस के लिए मुझे ये बी अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा, बी वेक्टर को। ठीक है, ये बी वेक्टर मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। अब इनका भी रिजल्टेंट कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो वो कुछ ऐसे करके निकल के आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ज़रा मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगा के देखता हूँ। तो ये R2 बोल देता हूँ उसे, ये R1 वेक्टर था और ये R2 वेक्टर निकाल रहे हैं हम, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ ज़रा, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab cos 90 हो जाएगा। तो अभी भी देखो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और माइनस 0 का क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी भी सेम रिजल्टेंट आ रहा है, यानी R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हमारा सेम ही निकल के आ रहा है। तो इसीलिए हमने बोल दिया यहाँ पर
कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच हमेशा कैसा एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जो फैक्ट्स हैं ना वो सारे याद होने चाहिए हमें फिज़िक्स को करने के लिए। तो यहाँ पर ये आपका सब्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक और रह गया, एक और डिस्कस कर लेते हैं, 5th पॉइंट, कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ध्यान देना, ये और ये सेम चीज़ नहीं है। वहाँ पर हम वैल्यू की बात कर रहे थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर ये बराबर हैं आपस में तो क्या होगा, तो हमेशा देन यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल देन बी वेक्टर इज ऑलवेज अ नल वेक्टर। ठीक है, देन बी वेक्टर ऑलवेज अ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर इसे बोलेंगे। कैसे भाई, देखो ये अपोजिट साइन के कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैसे कैंसिल आउट करेंगे, मैथ की तरह यहाँ पर काटना नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। देखो जो सपोज करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, और इस वाले का भी ए ही होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। या फिर ऐसे समझ लो, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ तो ये ए वेक्टर है, फिर ये इधर आके माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो एक वेक्टर सपोज करो इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, जब 180 डिग्री एंगल होता था ऊपर, जब हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करे थे, जब एडिशन करा था, तो जब एंगल 180 डिग्री होता था तो कॉस हो जाता था, कॉस 180 कितना आता था, -1। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आता था वो आता था a माइनस बी। तो यहाँ पर a माइनस ए होगा तो ये तो जीरो हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। अब b को इधर जब लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो 2 0 में जाके 0 हो जाएगा, तो b वेक्टर कितना बचेगा आपका, 0 वेक्टर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये नल वेक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो बस इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डिस्कस करने थे। बाकी सीधे चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है उसकी तरफ, जिसका नाम है लैमीज़ थ्योरम। ये बहुत यूज़ होती है फिज़िक्स में, ठीक है, आईआईटी वगैरह या नीट वीट की तैयारी करते हैं जो लोग, तो ये लैमीज़ थ्योरम को हम पढ़ते हैं और 12th में भी काम आ जाती है हमारे। लैमीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, इसमें इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर and C vector are represented in magnitude and direction by the three sides of the triangle taking in same order, then हमेशा क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर हमेशा ज़ीरो आएगा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक नल वेक्टर निकल के आएगा। यानी कि जितना भी फोर्स, अगर मान लो 3 फोर्स किसी पार्टिकल पर वर्क कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 3 वेक्टर, पहले ट्राइंगल थ्योरम क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग देख लो। एक वेक्टर ये था, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने सपोज करो ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया, तो ये सब के सब अपोजिट मैनर में, वो सॉरी सेम मैनर में, सेम ऑर्डर में, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सबके सब, सेम ऑर्डर इसे बोलते हैं कि ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में है, फिर ये इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये वाला इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है, सेम ऑर्डर इसे बोलेंगे हम। तो अगर इसको नाम भी दे देते हैं, सपोज करो ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर और ये था सी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल भी डिफाइन करते हैं। तो पहले तो ये देख लो कि अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ट्राइंगल की 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सेम ऑर्डर में है, तो उनके बीच हमेशा उनका जब एडिशन करोगे आप तो रिजल्टेंट 0 आएगा, हमेशा 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो हम वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स को क्या रख सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख लो थोड़ा सा किस तरीके से। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि हम वेक्टर को उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये सीधी लाइन मैंने ड्रॉ करी आगे तक, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो सपोज करो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये गामा है, ये वाला अल्फ़ा है और ये वाला बीटा है। ठीक है, एंगल डिफाइन कर दिए। अब आप जानते हो वेक्टर एडिशन के तौर पे हम वेक्टर को उठा के
अलग अलग कर सकते हैं। तो सपोज़ करो जैसे मैं इस वेक्टर को उठा के अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट, तो ये वेक्टर मेरा यहाँ आ गया, सपोज़ करो ऐसे। फिर मैंने उठाया इस वेक्टर को, फिर अरे यार, ठीक है, फिर मैंने इस वेक्टर को उठाया और इस वेक्टर को लगाया कुछ इस तरीके से, टेल से टेल मिला रहा हूँ, क्योंकि जब हम एंगल मेजर करते हैं ना, तो सबकी टेल से टेल कनेक्ट होना चाहिए या हेड से हेड कनेक्ट होना चाहिए। एक काम आप कर सकते हो, इसको उठाया मैंने, कॉपी पेस्ट, और इसको लगा दिया इस तरीके से। तो अब इनके बीच का एंगल भी लिख लेते हैं। तो ये वाला कौन सा वेक्टर था, ये तो था सी वेक्टर, ये था ए वेक्टर, और ये नीचे था हमारा ये वाला बी वेक्टर, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच में ये बन रहा था अल्फ़ा, ये बन रहा था बीटा, और ये बन रहा था गामा एंगल, ठीक है। तो ये 3 एंगल बन रहे थे। तो इस तरीके से सिचुएशन हो जब, तो हम जो रिजल्टेंट होगा, सपोज़ करो ये एक पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल था, इस पर ये 3 फोर्स काम कर रहे थे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला भी याद रखना है आपको कि लैमिस थ्योरम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि सपोज़ करो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो ए के बराबर था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो बी के बराबर था, और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो सी के बराबर था। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में ये बराबर होती हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है एक। अब यहाँ पर ये साइन क्या है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वेयर साइन अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सिमिलरली साइन बीटा इज़ द एंगल बिटवीन बीटा किसके बीच है, देखो बी और सी के बीच में है, तो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सिमिलरली साइन गामा इज़ द एंगल बिटवीन किसके बीच है, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, छोटी सी थ्योरम है, हमें इसमें कुछ नहीं निकालना होता, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है इनके लिए। ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, अगर एंगल निकालने के लिए आए तो आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो 0 आएगा हमेशा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि इफ़ ए बी सी एंड वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकिंग इन सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये एक छोटी सी थ्योरम थी बीच में, लैमिस थ्योरम, जो मुझे बतानी थी। अब यहाँ से ये भी पूरी चीज़ इंपॉर्टेंट ही थी आपकी फिजिक्स पर्पस से, भाई हम पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, तो हमें वेक्टरों का एडिशन आना चाहिए, उनका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, उनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते हम, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब मैंने आपको एडिशन समझा दिया, सब्ट्रैक्शन समझा दिया, बचा है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बचा है, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। लेकिन अब जो शुरू कर रहा हूँ मैं वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या चीज़ है भैया, सर ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या चीज़ होती है, तो मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। तो देखो पहले इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझ लो, समझने के पर्पज़ से समझा रहा हूँ कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो देखो हम मैथ में कोई चीज़ ऐड करते हैं ना, सपोज़ करो मैंने किया 5 + 3, हमने एडिशन सीखा ना अभी, और कल पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है एडिशन का, और अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही है, ठीक है। तो जैसे 5 + 3 = 8 होता है, ठीक है। तो उल्टा भी पॉसिबल होगा, अगर मैं 8 को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं 5 + 3 में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 8 को केवल 5 + 3 में ही थोड़ी ना ब्रेक कर सकता हूँ। मैं 8 को 4 + 4 भी लिख सकता हूँ, मैं 8 को 6 + 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं 8 को 1 + 7 भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं कई तरीके से 8 को ब्रेक कर सकता हूँ। इसी तरह अभी हमने 2 वेक्टर को जोड़ करके एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे थे, ऊपर एडिशन जब हम कर रहे थे तो हम 2 वेक्टर को जोड़ते थे, जैसे सपोज़ करो एक बी वेक्टर ऐसे होता था, ए वेक्टर ऐसे होता था, हम उसका बीच में कहीं रिजल्टेंट निकल के आता था, तो एक तीसरा वेक्टर निकल के आता था। इसी तरह जैसे यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ा, एक सिंगल वैल्यू निकल के आई 8। तो अब
वेक्टर का रिवर्स भी पॉसिबल होता है। जैसे एक वेक्टर है, अगर मैं उसे ब्रेक करना चाहूँ तो मैं उसको इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, तो उसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एक वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें ब्रेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक चीज़ तो भाई देखो, रिवर्स प्रोसेस भी पता होनी चाहिए हमें किसी भी चीज़ की। मैथमेटिकल पर्पस से देखें, वेक्टर एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आप जानते हो। तो अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो 8 को 5 + 3 कैसे लिखना है ये हमें पता होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से भी आना चाहिए हमें। लेकिन फिजिक्स के पर्पस से कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सपोज़ करो कि कोई एक बच्चा है, उसके पास एक गाड़ी है, ठीक है। क्या है, एक गाड़ी है, ट्रक है, ये इस तरीके से गाड़ी है, ठीक है। और आपने देखा होगा बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गाड़ी को एक धागे से बांध देते हैं। तो ये मैंने रस्सी से बांध दी, और फिर वो क्या करते हैं, इस धागे को खींचते हैं इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस साइड में, ठीक है। तो लेकिन गाड़ी की जो मूवमेंट होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब फोर्स हम कहीं और लगा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में, है ना। गाड़ी को पकड़ के जब बच्चे खींच के ले जाते हैं तो ऐसे खींच देंगे तो गाड़ी उड़ जाएगी, हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। तो उसका भी कारण है। बट अभी जब बच्चे ऐसे क्या करते हैं, सभी को गाड़ी चलाने का शौक होता है, तो बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं, वो धागे से बांध देते हैं गाड़ी को और ऐसे करके खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, खींचते हैं तो गाड़ी जो होती है वो ऐसे ऐसे ज़मीन पे चलने लग जाती है ना। जबकि फोर्स ऊपर की तरफ ऐसा तिरछा फोर्स लग रहा है, लेकिन गाड़ी की मूवमेंट ऐसे रहती है इस डायरेक्शन में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि फोर्स का, ये जो फोर्स वेक्टर है, इसका कोई ना कोई कंपोनेंट इसको खींच रहा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसे इस डायरेक्शन में खींच रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें पता लगानी होती है। तो इसीलिए वेक्टर का कंपोनेंट करना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये क्यों करा है मैंने, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। आपको ये याद रहेगा कि ये सर ने क्या बताया था, ठीक है। तो चलिए पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं एक छोटी सी, कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो अब हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हमें दो चीज़ों में समझना है। एक तो हम 2D स्पेस में सीखेंगे रेजोल्यूशन किसी वेक्टर के कंपोनेंट करना 2D स्पेस में, और एक हम सीखेंगे 3D स्पेस में, ठीक है। तो आज दोनों ही कंप्लीट करेंगे। तो वैसे तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन 3D वाला इंपॉर्टेंट है, उसको समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि दो बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही ऑब्जेक्ट जितने हम आसपास देखते हैं अपने, वो सभी के सभी 3 डायमेंशन में होते हैं। तो हमें वेक्टर को 3 डायमेंशन में ब्रेक करना भी आना चाहिए और 2 डायमेंशन में भी आना चाहिए। तो देखिए प्लेन में कैसे करते हैं और 3 डायमेंशन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पहली हेडिंग जो आएगी वो आएगी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। 2D लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन या 2D स्पेस, या ऐसे लिख देता हूँ 2D स्पेस, ठीक है। 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। चलिए अब पहले तो इसकी या ना एक हेडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर देते हैं, क्योंकि कंपोनेंट अगर मैं लिखूंगा तो कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा कि वेक्टर को, अभी मैंने बताया इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 8 को हम ब्रेक कर रहे थे, तो 8 को भी हम इनफाइनाइट नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आपका हो गया सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो फिर रिपीट हो जाएगा 5 6 7, लेकिन पॉइंट वाले भी तो रह गए। 1.5 भी तो लिख सकता हूँ मैं, 1.5 प्लस 6.5 8 के बराबर आएगा। तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो इस तरह से वेक्टर को भी मैं इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखना है, वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना। तो देखो कैसे। तो पहली जो हेडिंग है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D स्पेस, ठीक है। और ब्रैकेट में बता भी देता हूँ, या फिर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले तो a vector can be splitted into, या
थोड़ा इसको ना सही तरीके से लिखते हैं। When a vector is splitted into two split, अरे यार ये split up into two components which are perpendicular to each other, then the components are known as rectangular component, और इनको ना एक और नाम से भी जानते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। तो क्या बोला गया मैंने यहाँ पर, क्या बोला, व्हेन अ वेक्टर स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक वेक्टर होगा, उसको हमें कंपोनेंट करने होंगे और वो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, दे कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब जरा इसकी मैथ को समझते हैं। तो आप जानते हो हमें दो एक्सिस की बात करनी है। सपोज करो मैं एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ, तो ये तो आपने देखा ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है मेरी और ये वाली है वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन बोल देंगे इसे हम। ठीक है, और ये आप जानते हो ये होता है ओरिजिन 0,0। अब यहाँ पर प्लेन में कोई पार्टिकल था कहीं पे, सपोज करो एक पार्टिकल था, इस पोजीशन पर एक पार्टिकल था। ठीक है, अब इस पार्टिकल पर हम एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, जो ओरिजिन से इस पार्टिकल की डायरेक्शन को शो करे या पोजीशन को। ये पार्टिकल जिस पॉइंट पर है, हम क्या करते हैं, ओरिजिन से एक एरो बना देते हैं पार्टिकल के ऊपर और उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये उस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये कोई पार्टिकल है। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है, दिस वेक्टर इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जिसको मैं कह देता हूँ आर वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है जो इस पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। अब मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर, ये कुछ एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, जिसको मैं थीटा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो जहाँ पर थीटा एंगल होता है, ठीक है, वहाँ पर जो है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी मैंने और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये, तो इस वेक्टर का मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लिया नीचे की तरफ। ठीक है, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पर और इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक वेक्टर निकल के आएगा, यहाँ पर ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यहाँ पर ये वाला एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये भी परपेंडिकुलर ही है यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री। तो सपोज करो ये वाले वेक्टर को, ये मैंने आर वेक्टर बोला है, तो इसको, या आर छोड़ो, इसको ना मैं ए बोल देता हूँ। लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, बट फॉर्मूला निकल के आएगा ना, तो इसको मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर होगा ये आपका होगा, ये ए एक्स डायरेक्शन में है तो इसको ए एक्स बोल दिया। ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है ये वाई डायरेक्शन में है तो इस वेक्टर को मैंने ए वाई वेक्टर बोल दिया। ठीक है, तो ये ए एक्स वेक्टर हो गया, ये वाला ए वाई वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, सॉरी रिजल्टेंट कह रहा हूँ, इसको नाम दे देते हैं पहले। तो सपोज करो ये ओ पॉइंट हो गया, ये हो गया पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, क्यू ओ पी दिख रहा है। इसमें हमें बस ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है और ओ पी लेंथ, ओ पी वेक्टर को फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि ये ओ पी वेक्टर ही इस जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्या होगा, कंपोनेंट होगा यहाँ पर। तो मैं इस ओ पी वेक्टर को फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैं लगाता हूँ जिसमें बेस आ रहा हूँ 90 के सामने वाला हाइपो होता है और ये हो गया बेस मेरा ओ पी।
तो बेस और हाइपोटेनियस कौन से रेशियो में आता है, तो वो आते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका बेस यानी ओ पी अपॉन हाइपो ओ क्यू, और ओ पी की वैल्यू जो है वो है ए, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, और ओ क्यू की वैल्यू है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ए नीचे आएगा, ठीक है। ओ पी की वैल्यू जो है ये तो मुझे फाइंड आउट करनी है, और ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है ए। तो ज़रा मैं यहाँ से ओ पी की वैल्यू निकालूंगा, ओ पी वैक्टर की, तो वो निकल के आएगी, इसको ना वेक्टर बोल देते हैं, तो वो निकल के आएगी कॉस थीटा, या ओ पी की जगह मैंने ए एक्स वैक्टर से शो किया है ना, तो मैं ओ पी की जगह क्या लिख देता हूँ, ए एक्स वैक्टर, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ए एक्स वैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ए एक्स वैक्टर की वैल्यू निकालूँ तो ये निकल के आएगी ए कॉस थीटा। तो ये होता है इसका, इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं हम, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल, समझ गए ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऊपर से नीचे की तरफ वो वर्टिकल लाइन होती है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन, ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि ए एक्स वेक्टर कितना निकल के आ गया मेरा, ए कॉस थीटा। इसी तरह मैं ओ आर वेक्टर भी फाइंड आउट करूंगा, तो उसके लिए मुझे वो वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ओ आर क्यू दिख रहा है ना, ओ आर क्यू। तो ओ आर क्यू में देखो हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ओ आर क्यू। तो ओ आर क्यू में अब मुझे चाहिए ओ आर की वैल्यू, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये ओ आर जो हो गया ये बेस हो गया, और आर क्यू हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये ओ आर हो गया परपेंडिकुलर और आर क्यू बेस हो गया। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो, तो वो आता है साइन थीटा में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ साइन थीटा की, तो वो निकल के आएगी साइन थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर यानी ओ आर अपॉन ओ क्यू। तो ओ आर को मैंने ए वाई वैक्टर बोल दिया है, और ओ क्यू है मेरा ए के बराबर, तो यहाँ से ए वाई वैक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं इजीली, तो वो आएगी ए साइन थीटा, ठीक है। और इस वाले कंपोनेंट को हम बोल देंगे क्या, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट में हमें ब्रेक करना होता है हमेशा, तो इस तरीके से आप ये दोनों वैल्यू को निकाल सकते हो। अब आप जानते हो अगर मैं इसको ऐड करूं, ठीक है, तो ऐड करने के लिए किस तरीके से करना पड़ेगा, इन तीनों वेक्टर को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर एडिशन जिस तरीके से हमने करा था ट्राइंगल लॉ का यूज़ करके, अगर मैंने ऐड करना चाहूँ तो ऐड करके किस तरीके से लिखूँगा, तो अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पर, अगर हमने ये भी पढ़ा था कि जो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एज्यूम करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं आई कैप, ठीक है। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें लेट करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं जे कैप। तो आई कैप और जे कैप यहाँ पर यूज़ होंगे। तो सपोज़ करो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक पॉइंट कि लेट आई कैप एंड जे कैप आर दी unit vectors along x axis and y axis respectively, then जो ये है ax वेक्टर जो हमने निकाला था, इसको मैं लिख सकता हूँ a cos थीटा आई कैप मल्टीप्लाई में आई कैप बस डायरेक्शन बता रहा है। हमने यूनिट वेक्टर में पढ़ा था कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो केवल वो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटीज़ होते हैं, और वो हमेशा डायरेक्शन को शो करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ए एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई हो जाएगा, ए वाई वेक्टर हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ए एक्स और ए वाई को आई और जे कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। अब अगर एडिशन की बात करें, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना हो, है ना, हमने क्या करा, हम पहले ऐड करना सीखा, फिर ऐड करके हमने उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, तो इसका ऐड होना भी पॉसिबल होगा, वापस से ऐड करेंगे तो वही चीज़ आनी चाहिए। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, एक है ये वाला वेक्टर हमारा और एक है ये वेक्टर हमारा, ठीक है। इसको मैंने बोला है ए एक्स वेक्टर और इसको मैंने बोला है ए वाई वेक्टर, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है हमारा वो ये है, तो मैं उसे किसी और कलर से दिखा देता हूँ। ये कुछ रिजल्टेंट है, तो ऐसी फिगर बनी हुई है ऊपर यहाँ पर ये, ठीक है। ये देखो, ये ए एक्स वेक्टर है, ये वाला ए वाई वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो अब मुझे इनको ऐड करना है, तो मैं इन्हें कैसे फिट करूँगा,
तो मुझे इन दोनों वेक्टर को तो हेड और टेल से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, देखो बिल्कुल फिट आ रहा है ना, वो मैंने छोटे बड़े बन गए इस वजह से फिट नहीं आ रहा है। चलो इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। सपोज़ करो एक वेक्टर ये है ए एक्स वेक्टर और एक वेक्टर ये है, तो ये बराबर होने चाहिए तभी ये परफेक्ट बनेगा। तो एक काम करता हूँ मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और इसे रोटेट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर बी वेक्टर ऐसे है, लेकिन मैं ना इसको टेल पे लगा देता हूँ इसकी, क्योंकि ऐड करने के लिए दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करना होता है, ये हमने एडिशन में सीखा था। और जो रिजल्टेंट होता है वो इनके अपोजिट ऑर्डर में होता है हमेशा, कुछ इस तरीके से। तो जो रिजल्टेंट है वो इसी डायरेक्शन में है, बस मैंने इन दो वेक्टर को क्या कर दिया, एक की टेल से दूसरे को ऐड कर दिया। अब रिजल्टेंट हमारा ये वाला था जिसको हम ए वेक्टर कह रहे थे और इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर था। तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये ए एक्स वेक्टर था और ये वाला ए वाई वेक्टर था। तो ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, और इन दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। तो जो मेरा ए वेक्टर है वो निकल के आया है ए कॉस थीटा आई कैम प्लस ए साइन थीटा जे कैम। तो ये मेरा एडिशन का फॉर्मूला बन गया एक रिजल्टेंट का, कि जो रिजल्टेंट होगा वो जो बराबर होगा वो ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप के बराबर होगा। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट निकल के आ गया यहाँ से। तो हमने क्या करा, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक किया और फिर उनको एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। तो जो एडिशन निकल के आया उन दोनों का वो निकल के आया ए कॉस थीटा प्लस ये कितना निकल के आया ए साइन थीटा, ठीक है। कैसे आया, वो इन दो ट्राइंगल को सॉल्व करके आया। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। एक तो आगे बढ़ते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसमें वो आपको याद रखने हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। चलो, जैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है उसको देख लो। तो वो ये है कि द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेक्टर का वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। कैसे, तो वो देखो, मान लो कोई ए वेक्टर था, ये दिस इज़ ए वेक्टर, और इसका मैंने एक कंपोनेंट लिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के, अब अगर ये ट्राइंगल बनाएं, इसको इससे कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाएं, तो जो ए कॉस थीटा निकल के आएगा तो वहाँ पर ए कॉस 90 रखेंगे हम। तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो इसीलिए पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है। वो आपको याद, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर इज़ independent, a vector is independent of rotation of axis, but components of that vector depends on the रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है कोई, और वो हमेशा जो एक्सिस की रोटेशन होगी ना उससे इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। लेकिन जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनका एक्सिस रोटेशन पे फ़र्क पड़ता है। बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वो कैसे होता है वो जब आएगा तब वहाँ पर हम समझेंगे, अभी आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो ये पूरा था, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा ये वाला पॉइंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2D स्पेस। अब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस पढ़ना है, 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और वेक्टर एडिशन करके ही हमने इसको फाइंड आउट किया है। ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा याद रखना है आपको, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप के बराबर होता है। चलिए, अब जो सेकेंड पार्ट है इसका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, वो है रेक्टेंगुलर components of a vector in 3D space,
अब हम 3 डायमेंशन स्पेस में स्टडी करेंगे, ब्रेक करेंगे किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे 3 डायमेंशन स्पेस में। तो उसके लिए हमें एक फिगर बनानी पड़ेगी, ज़बरदस्त फिगर बनानी पड़ेगी। तो देखो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी बने, क्योंकि ये 3D बनाना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये हो गया, और एक ये बना दिया, अरे यार इसको उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा। ये तो ये दिख रहा है आपको, तो ये एक कॉर्नर है रूम का। आपको ना एज्यूम करना है आप जिस रूम में बैठे हो उसका कॉर्नर देखना है, ये उस कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गई एक्स एक्सिस। अब आपका 3D स्पेस का मतलब होता है, वहाँ एक्स वाई प्लेन था, केवल एक ही प्लेन था, लेकिन यहाँ पर अब कई सारे प्लेन आ जाएंगे। तो यहाँ पर बनेंगे आपके, ये होगा एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। 3D प्लेन स्पेस का मतलब ये हो गया। और ये तो आप जानते हो ये कौन सा पॉइंट है, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0,0 3 होंगे। अब आप 11th में अगर आप आ गए हो तो 11th की जब मैथ्स पढ़ोगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, फिर से आपने 9th में भी पढ़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th में भी पढ़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब आप 11th में भी पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन अभी तक आप एक्स वाई प्लेन में पढ़ रहे थे, बट अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब तीसरा एक्सिस भी आ जाएगी जिसे हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो ये रही एक्स एक्सिस, इसको मैंने नाम दे दिया वाई एक्सिस, और ये वाली जो है मेरी ये है जेड एक्सिस। किसी को भी आप कोई सी भी एक्सिस का नाम दे सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे क्यूब या क्यूबॉइड, कुछ भी बना के। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप कुछ भी बना सकते हो। आप चाहो क्यूबॉइड से सॉल्व करना चाहो क्यूबॉइड बना के सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो क्यूब बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्यूब, अगर क्यूब बनाते हो तो आप जानते हो क्यूब की तीनों लेंथ बराबर होती हैं, तो तीनों लेंथ बराबर आएगी। तो चलिए बनाते हैं, तो बस सही बन जाए। ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है बनाना, बट अपन कोशिश करेंगे सही सही बनाने की। ये हो गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आई होप आपको ये क्यूबॉइड दिख रहा होगा। इसे हटा ही देते हैं भाई, ये दिक्कत कर रहा है। चलो ये ठीक है। तो अब ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा होगा, एक क्यूबॉइड सा हमने बना लिया ये, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्यूबॉइड क्यों बनाया, असल में सबसे पहले तो मुझे पार्टिकल बनाना चाहिए था, बट कोई नहीं, मैं देखता हूँ इसको अगर मैं सेलेक्ट कर पाया तो ये एक्स एक्सिस भी सेलेक्ट हो रही है साथ में। चलो छोड़ो, दूसरे कलर से दिखा देते हैं। सपोज़ करो एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे था, ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल है। पिछली बार भी एक पार्टिकल लिया था लेकिन वो एक्स वाई प्लेन में था, लेकिन अब इस पार्टिकल को मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है, ठीक है, दिस इज़ पार्टिकल, ठीक है। अब इस पार्टिकल से ओरिजिन से हम एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखो ये जो है ये पोजीशन वेक्टर है हमारा, ठीक है, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर, जो कि क्या बताता है, पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है। और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर यहाँ पे, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसमें ना हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे अब इसे। तो देखो एक हो गया मेरा, यहाँ पर टच हो रहा है ना ये, तो ओरिजिन से एक कंपोनेंट हमने इसका ये करा, सारे कंपोनेंट परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो एक वेक्टर तो ये हो गया। तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है वेक्टर, ठीक है। तो देखो इसकी ना पोजीशन हमें देखनी है, तो ये जो वेक्टर है ये जो वाई एक्सिस है उससे कितनी दूरी पर है, तो ये इतनी दूरी पर है वाई एक्सिस से, ठीक है। और यहाँ पर तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इसके बराबर होगी यहाँ पर इस वाली डिस्टेंस के, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो आमने सामने की जो लेंथ होंगी वो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। हाँ ये वेक्टर बन गया, एक ये वेक्टर बन गया, और एक हमारा ये वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस,
है ना, ये भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस के बराबर होगी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पार्टिकल की तीनों एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो सपोज़ करो ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस से ये इतनी डिस्टेंस पर होगा। यहाँ से लिख के मैं ना इससे दिखाता हूँ आपको, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लू कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस ये है मेरी एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना बिल्कुल एक एक चीज़, ये है मेरा पार्टिकल और ये है मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, तो देखो ये यहाँ से लेके इतनी डिस्टेंस पर है, ये इतनी ऊंचाई पे है, तो एक्स एक्सिस से ये इतनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो इसकी वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ये वाली, ये है ना, तो इसको ले रहा हूँ मैं वाई वेक्टर, ये मेरी वाई वेक्टर हो गया। तो वाई वेक्टर और ये जो होगा ये इतनी डिस्टेंस, ये भी वाई वेक्टर ही होगी, तो ये वाई वेक्टर की डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये रही वाई एक्सिस मेरी, और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये इतनी डिस्टेंस पर है। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर है, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स वेक्टर, ठीक है। या एस ए वाई की टर्म्स में लिख लेते हैं, चलो थोड़ी आसानी रहेगी। इसको बोल दिया मैंने ए वाई वैक्टर और इसको बोल दिया मैंने ए एक्स वैक्टर, जैसे अभी 2D स्पेस के लिए किया था, ठीक है। तो हमने एक्सिस से डिस्टेंस निकाल ली, तो ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स ही होगा, क्योंकि आमने सामने की लेंथ है तो बराबर ही होंगी क्यूबॉइड की, ठीक है। तो ए वाई वैक्टर हो गया, ए एक्स वैक्टर हो गया। आप जेड एक्सिस से देखते हैं कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम ओरिजिन से देखेंगे ये कितनी ऊंचाई पर है। तो देखो ये इतनी ऊंचाई पर है ये पार्टिकल, और ये वाली ऊंचाई जो है वो इस वेक्टर के बराबर होगी। तो इस वेक्टर को भी मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट से ए जेड वैक्टर, ठीक है। ये मेरा ए जेड वैक्टर है, तो ये अगर ए जेड है तो इसका ये वाली ऊंचाई भी सेम ही होगी, तो इसको भी मैंने ए जेड वैक्टर बोल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि हम जो अपनी थिंकिंग कर रहे हैं वो 3 डायमेंशन स्पेस में कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो अब वेक्टर एडिशन में मैंने आपको एक पॉलीगन लॉ बताया था, ठीक है। पॉलीगन लॉ क्या कहता था कि अगर कोई वेक्टर इस तरीके से है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पॉलीगन की क्लोजिंग साइड से शो होगा और वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो सारे वेक्टर इस डायरेक्शन में थे तो वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में हुआ करता था। अगर नहीं देखिए कल वाली वीडियो तो उसमें देख लेना आप, पॉलीगन लॉ में हमने पढ़ा था अगर कई सारे वेक्टर हैं और वो किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड से हमेशा दिखाया जाएगा। तो अब ज़रा यहाँ देखो, ये हो गया मेरा ए वाई वैक्टर, ठीक है। इसकी टेल जुड़ी हुई है ए एक्स वैक्टर से और इसकी टेल जुड़ी हुई है ए जेड वैक्टर से। तो और ये जो है ये रिजल्टेंट है हमारा, तो ये अपोजिट मैनर में है कि नहीं है। बाकी सबके सब वेक्टर, इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी मेरा एक वेक्टर ही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये ए जेड इस वाले के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो ये 3 वेक्टर आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट ही हुआ इन तीनों का। यानी कि मैं इस रिजल्टेंट को इन तीनों के सम के ऑर्डर में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इन तीनों का लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। क्या कोई दिक्कत, यही होता था सम जब हमने सम पढ़ा था, ठीक है। इस तरीके से मैं इन तीनों वेक्टर्स को लिख सकता हूँ, ठीक है। इस वाले वेक्टर को मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अरे भाई ये तो पूरा ही गायब हो गया, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हमने कुछ नहीं करा अभी तक, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक क्यूबॉइड बनाया और हमारे पास एक पार्टिकल था यहाँ पर। इस पार्टिकल की मैंने एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चेक करी, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये आई, ठीक है। एक्स एक्सिस ये है ना हमारी, तो ये डिस्टेंस पार्टिकल की यहाँ पर है, पार्टिकल इसके ऊपर ही तो है, तो यहाँ पर है पार्टिकल, और ये डिस्टेंस बराबर होगी इस डिस्टेंस के, तो मैंने लिख दिया इसको ए वाई, ठीक है। अब मैंने फिर इसकी डिस्टेंस निकाली वाई एक्सिस से, तो ये रही वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये कितना दूरी पर है, तो इतने डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस बराबर होगी इस डिस्टेंस के, तो ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा, ठीक है। फिर मैंने जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकाली, तो जेड एक्सिस से ये इतनी डिस्टेंस पर है, इतनी ऊंचाई पर है जेड एक्सिस से, और जेड एक्सिस में की जो लेंथ है जेड एक्सिस की वो है ए जेड वेक्टर, तो ये भी ए जेड वेक्टर होगा। फिर मैंने जब चेक किया तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे की टेल से कनेक्टेड थे, तो इनका जो रिजल्टेंट था वो ये था। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए वेक्टर चाहिए ना, मुझे अपने पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यानी कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है या पोजीशन वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम एडिशन करते हैं, ठीक है।
तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम एडिशन करते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड होता है, मैंने तीनों में पॉलीगन लॉ लगाया और पॉलीगन लॉ लगा के मैंने इस तरीके से तीनों को लिख दिया एडिशन की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इनका निकालेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट नहीं आया, अभी तो हमने इनको सम के ऑर्डर में लिखा है। अब ए वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा इसको नाम दे देते हैं पहले, मैंने पॉइंट्स के नाम नहीं दिए तो इनको नाम दे देते हैं। तो सपोज़ करो ये ओ पॉइंट है और ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो आई थिंक इन तीनों की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो पी क्यू आर मैंने नाम दे दिया इन्हें। अब यहाँ पर एक लगेगी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी, क्या करेंगे हम पी पॉइंट से आर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पी पॉइंट से हमने आर पॉइंट को क्या कर दिया, ज्वाइन। तो अब ज़रा मुझे ये बताओ, ये तो हवा में है पार्टिकल, तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों लाइन के बीच, क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? 90 डिग्री होगा ना ये वाला एंगल। तो जब 90 डिग्री होगा तो अब मैं ओ पी आर में क्या लगा सकता हूँ, पीजीटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, क्योंकि मुझे ए वेक्टर की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, सिंपली पीजीटी थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ओ पी आर, 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी ओ पी का स्क्वायर, सॉरी ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ आर तो मुझे पता है कितना है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर, ओ पी भी पता है मुझे, ए वाई वेक्टर का स्क्वायर, ए वाई वेक्टर का स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, ए वाई वेक्टर का स्क्वायर, और इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस पी आर। पी आर यहाँ पर दिक्कत कर रहा है हमें, पी आर के बारे में नहीं पता कुछ भी। अब पी आर कैसे निकालें, तो पी आर के लिए हमें थोड़ा सा रफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो पी आर आ रहा है यहाँ पे, ये वाली लेंथ को हम पी आर कह रहे हैं। तो पी आर कैसे निकाला जाए, तो पी आर के लिए मैं ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर सकता हूँ। देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ये तो ऊपर है और ऊपर से हमने एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जा रही है ये, तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बना रही होगी यहाँ पर। यानी कि ये पी आर क्यू जो ट्राइंगल है ये भी एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है। तो यहाँ पर भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, पीजीटी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको हम 1 डाल के अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से पी आर नहीं है हमारे पास। तो अब निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो पी आर क्यू में निकालते हैं हम, पीजीटी लगाते हैं, तो 90 के सामने हाइपो, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर तो मुझे फाइंड ही करना है, पी आर का स्क्वायर, लेकिन पी क्यू मुझे पता है, पी क्यू क्या है, पी क्यू देखो यहाँ पर ए एक्स वैक्टर है, तो अब ये आ जाएगा हमारा इजीली। तो पी क्यू यहाँ से आ जाएगा मेरा ए एक्स वैक्टर का स्क्वायर प्लस आर क्यू आ जाएगा मेरा ए जेड वैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसको पुट कर देता हूँ मैं कहाँ, इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो अब लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ था हमारा ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू क्या आई है भैया, ए एक्स वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए जेड वेक्टर का स्क्वायर। तो ये हमारा आया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स वाई जेड की तरह लिख देते हैं, वैसे ये भी ठीक ही है, बट यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर की वैल्यू निकालूँ तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा आपका, जो लेंथ निकल के आएगी ए वेक्टर की वो आएगी ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर देते हैं। सपोज़ करो ए एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए एक्स के बराबर, ए जेड का मैग्नीट्यूड है ए जेड के बराबर, और ए वाई का मैग्नीट्यूड है ए वाई के बराबर, ठीक है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमने ए के बराबर लिखा ही है, ठीक है। तो ये सब मैग्नीट्यूड है इनके। तो अब ये जो फॉर्म इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी ए वाई स्क्वायर प्लस, या हम ना इसको सीधा करके लिख दे, अरे हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं सीधा करके, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर था, तो ए बराबर क्या आ गया मेरा अंडर रूट में फाइनली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल रिजल्टेंट निकल के आया फॉर 3D स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस के लिए। तो ये था 3 डायमेंशनल में वेक्टर के कंपोनेंट्स, और 2 डायमेंशन में वेक्टर के कंपोनेंट्स किस तरीके से करते हैं, क्या उनका फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डायरेक्शनल कोसाइन, और हम जो है मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह। तो आई होप कि अगली वीडियो में या फिर मुश्किल से 2 वीडियो और आएंगी और ये वेक्टर पोर्शन आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी क्वेश्चंस के लिए, वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे कि वेक्टर किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और पुराने हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो बाय बाय।